अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर राशिद, होम्योपैथिक फिजिशियन। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी मेरी वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं, जिसके अंदर एलर्जी, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और नोजल पॉलिप्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बड़ी डिजीज़ जिसको हम अस्थमा कहते हैं, आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या होता है, क्यों होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है, जिसके अंदर आपके रेस्पिरेटरी आर्गन सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं या उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। देखने में यह है कि अस्थमा जो है ये जेनेटिक डिज़ीज़ भी होती है। अगर आपकी वालदा को अस्थमा है तो आपको भी होगा, या आपके वालिद को अस्थमा है तो आपको भी होगा, यानी कि ये मौरसी है, ये नस्ल दर नस्ल भी चलता है। इसके अलावा आपको अस्थमा की वजूहात में, अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हुई है, आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, या वो उसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है या सिकुड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा होता है। इसके अंदर देखें, अगर आपको निमोनिया हो गई, निमोनिया का आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो तब भी आपको अस्थमा होगा। अगर आपको एलर्जी है और एलर्जी का भी प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आपको तब भी अस्थमा होगा। इसके अलावा अगर आपको साइनोसाइटिक्स इन्फेक्शन है और उसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं तो तब भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा और आप अस्थमा की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको टीबी हुई है और टीबी का ट्रीटमेंट आपने प्रॉपर नहीं करवाया है तो उसके अंदर अस्थमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर टीबी आपको हुई है, आपने ट्रीटमेंट लिया भी है, तो तब भी आपको अस्थमा हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपके लंग्स के अंदर टीबी के वायरसेस मौजूद हैं तो तब भी आपको अस्थमा की शिकायत रहेगी। इसके अलावा कुछ लोगों को कार्डिक अस्थमा भी होता है, कार्डिक फेलियर की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। कार्डिक फेलियर में जो है लंग्स के अंदर अगर पानी पड़ गया है तो अस्थमा के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर गुर्दे आपके काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं या आप डायलिसिस पे हैं तो डायलिसिस पेशेंट को अक्सर जो लंग्स के अंदर है वो पानी पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको अस्थमा की शिकायत रहती है। इसके अलावा COPD, क्रॉनिक कफ जो डिज़ीज़ होती है जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, क्रॉनिक कफ की वजह से भी आपको अगर बार बार खांसी हो रही है तो तब भी आपको अस्थमा की शिकायत होगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर भी अस्थमा की शिकायत देखने को मिली है। इसके अलावा ऐसे छोटे बच्चे जिनको बचपन में ही निमोनिया हो गई या फिर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, आपने उनके जो रेशा है उसको दबाने की कोशिश की या ऐसी मेडिकेशन की जिससे उसका रेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फंस गया है, इन्फेक्शन पैदा हो गया है, तो तब भी उनको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को मेडिकेशन के बजाय नेमोलाइज करके रेशे को बाहर निकालने की कोशिश करें ताकि वो अस्थमा की तरफ ना जाएं। अगर आप लंबे अरसे तक स्मोकिंग करते हैं तो आपको अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, धुआं है, तब भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा और आपको अस्थमा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपका माहौल ऐसा है या आपकी फ़ज़ा ऐसी है जिसके अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो तब भी अस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं। इसके सिम्टम के अंदर ये होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, या अगर आपको क्रॉनिक अस्थमा है तो उसके अंदर आपको सांस के साथ साथ आपको सीटी की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, आपको सांस चढ़ जाएगी, चलते हुए आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी।
विंटर सीज़न के अंदर यानी सर्दियों के मौसम में अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। जो ही टेम्परेचर डाउन होता है उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, अस्थमा के सिम्टम बहुत ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। इसके अलावा ऐसा जाड़े वाला मौसम जिसके अंदर अस्थमा के पेशेंट बहुत डिस्टर्ब होते हैं, उसके अंदर भी जो है ना सर्दियों और जाड़े के मौसम में अस्थमा के पेशेंट के सिम्टम वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आते हैं। या फिर ऐसे माहौल में जाएं जहाँ पे पोल्यूशन की मिक़दार ज़्यादा है तो तब भी अस्थमा के सिम्टम जो है ना खुलकर सामने आते हैं। इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखें। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए अगर आपको खांसी होती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आप अपने रेशे को रोकें नहीं या ऐसी मेडिकेशन ना करें जिससे आपका रेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जमा हो जाए और बार बार इन्फेक्शन पैदा कर रहा हो। और साथ साथ अगर आपको नमूनिया हुई है तो नमूनिया का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, या बच्चों में नमूनिया हुई है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो अस्थमा की तरफ ना जा सके। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इजी रहे। इसके अलावा अगर आपके साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस इन्फेक्शन है, आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, आपका रेशा, आपकी बलगम अगर अंदर की तरफ गिर रही है तो तब भी अस्थमा होने की शिकायत ज़्यादा है। आप कोशिश करें कि एलर्जी का क्रॉनिक जो एलर्जी है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएं, साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट करवाएं। साथ साथ ये करें कि अगर आपको नोज़ल पॉलिप्स हैं तो उससे भी होगा कि आपका रेशा अंदर की तरफ गिरेगा और आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन होगा। चेस्ट में इन्फेक्शन होते होते आपको क्रॉनिक कफ होगी और क्रॉनिक कफ के साथ ही आपको अस्थमा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसी मेडिकेशन ना करें जिससे आपका मर्ज़ बिगड़ता जाए, या ऐसी एंटीबायोटिक ना लें जिससे आपका जो रेशा है या आपके चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है या क्रॉनिक कफ है तो वो वहाँ पे फंस जाए और जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो। होम्योपैथिक के अंदर इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक लेने के बाद आपको ये होगा कि आपको बार बार ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, यानी जब आप होम्योपैथिक लेंगे प्रॉपरली, उसका एक कंप्लीट कोर्स करेंगे अस्थमा का, तो आपका अस्थमा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करती हैं, आपके अस्थमा को भी ठीक करती हैं, साथ साथ आपके मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करके बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मावन साबित होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर जो आपको अस्थमा से राहत दिलवा सकती है। सबसे पहले अगर आपको नमूनिया है और नमूनिया के बाद आपको अस्थमा हुआ है तो बेसिलिनियम 1 mg की एक डोज लाजमी लें। या फिर आपको क्रॉनिक कफ है तो क्रॉनिक कफ के अंदर भी आपने बेसिलिनियम 1 mg की एक डोज लाजमी लेनी है। 5 ड्रॉप दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करने हैं आफ्टर 10 डेज़। ये 3 दफ़ा 1 मंथ में 3 डोज आपने लेनी है। उससे ये होगा कि अगर आपकी नमूनिया की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको टीबी हुई है और टीबी ठीक भी होगी और उसके बाद भी आपको अस्थमा की शिकायत है तो ट्यूबरकुलियम आफ्टर 10 डेज़ 1 डोज आपने लेनी है 5 ड्रॉप की। अगर आपको टीबी के बाद अस्थमा की शिकायत है तो इंशाल्लाह ट्यूबरकुलियम आपको मुस्तकिल तौर पर इससे निजात दिलवाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी का ट्रीटमेंट करवाएं। एलर्जी की मेरी वीडियो मौजूद है, उसके अंदर आपको एलर्जी का प्रॉपर एक ट्रीटमेंट बताया गया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपको साइनोसाइटिस है तो साइनोसाइटिस पे भी मेरी वीडियो मौजूद है, उसके अंदर मेडिसिन मौजूद है, आप साइनोसाइटिस की वीडियो भी देखें। और टॉन्सिलाइटिस पे भी मौजूद है और नज़ल पॉलिप्स पे भी मौजूद है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखेंगे तो आपका अस्थमा हमेशा के लिए ठीक होगा। होम्योपैथिक रेमेडी नेक्स्ट जो हमने अप्लाई करनी है उसके अंदर सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन है वो है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ये क्यू के अंदर आपने 10 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। ये अस्थमा की एक मखसूस मेडिसिन है जो बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई है। इसके अलावा अगर आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है
और आपको ऑक्सीजन की कमी है तो एस्पीडियम स्पर्मा क्यू के अंदर आपने लेनी है 10-10 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा ले लें आप। ये कार्डिक अस्थमा के पेशेंट के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होती है। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक कफ हुई है और क्रॉनिक कफ की वजह से आपका रेशा अंदर फंस गया और आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, आपको अस्थमा के सिम्टम आ रहे हैं, तो आपने हाइपर सेल्फ 6x के अंदर 4 टेबलेट दिन में 3 दफ़ा लेनी है। इसके साथ साथ आपने बेसिलिनियम 200 दिन में 1 डोज लेनी है। इससे ये होगा कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलैक्स होगा और आपका जो रेशा है वो बाहर निकलेगा, तो आपका जो अस्थमा है वो ठीक होगा। इसके अलावा आर्सेनिकम एल्बम अगर आप देखें, सर्दियों के अंदर आपको अस्थमा की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो आर्सेनिकम एल्बम 30 के अंदर लेना है आपने। इसके साथ साथ सर्दियों के लिए एक मखसूस मेडिसिन है एकोनाइट का इस्तेमाल आपने 30 पोटेंसी में करना है, 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा। एकोनाइट और आर्सेनिकम एल्बम सर्दियों में अस्थमा की जो शिकायत होती है उसके अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होती है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जब आप सांस ले रहे हैं और सीटी की आवाज़ आ रही है, तो एंटियम टार्ट आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा लेनी है। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्रॉनिक कफ के लिए और अस्थमा के लिए। इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक कफ भी है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और वॉमिटिंग और उल्टी होती है, बार बार आपका जो है उल्टी होती है खांसी के साथ और सांस भी चढ़ता है, तो एपिकाक का इस्तेमाल करें आप। एपिकाक आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा। अस्थमा से रिलेटेड बहुत सारी होम्योपैथी के अंदर रेमेडीज़ मौजूद है। आपके सिम्टम के मुताबिक आपको डॉक्टर सेलेक्ट करके आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने करीब तरीन किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आप अस्थमा से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकें। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप मुझे ऑनलाइन व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के टाइम लेके ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे क्लिनिक पे आना चाह रहे हैं तो टाइम लेकर मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। आप मुझे ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।